हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूँ। कई कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि अथॉरिटी और फ्री होल्ड की ज़मीन के बीच में जो डिफरेंस होता है कुछ लोग वो जानना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको लीज होल्ड और फ्री होल्ड के बारे में इस वीडियो में जानकारी देता हूँ। तो फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि वहां पे जमीन का मालिक कौन है सबसे बड़ा किसी भी स्टेट या सिटी के अंदर। तो अब दो तरीके की ओनरशिप हो सकती है, दो तरीके के मालिक हो सकते हैं। एक होते हैं आपके प्राइवेट ओनर्स। तो अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपने देखा होगा कि गुड़गांव के अंदर क्या है कि मैक्सिमम प्राइवेट ओनर्स हैं। डायरेक्टली बिल्डर जो होता है वो किसान से जमीन खरीदता है और डायरेक्टली वो क्या करता है, उस पर फ्लैट या कोई भी मकान बना के बायर को बेच देता है। तो इस केस के अंदर काफी सिंपल होता है, एक सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो जो एब्सोल्यूट ओनर पहले बिल्डर है वो अब उसने नए बायर को बेच दिया और ये इसे हम कह देते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इस केस के अंदर क्या होता है कि जो नया बायर हुआ उसके पास कंप्लीट राइट्स हैं उसको किसी भी तरह यूज करने के लिए और अनलिमिटेड टाइम, मतलब वो जनरेशन ऑन जनरेशन पास होती चली जाती है प्रॉपर्टी। अब दूसरी ओर एक केस होता है जहां पे ओनर जो है वो स्टेट हो सकती है या गवर्नमेंट हो सकती है। जो इनिशियली लैंड होती है वो किसान से गवर्नमेंट या स्टेट खरीदती है, तो वो मेनली लार्जेस्ट लैंड ओनर बन जाते हैं। तो इसका अगर हमें एग्जांपल देखना है तो अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लें या मुंबई का एग्जांपल लें तो यहां पे जो सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं वो स्टेट है। तो दिल्ली के केस में डीडीए जो है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो लार्जेस्ट लैंड ओनर है। और मुंबई के केस के अंदर ये एमएमआरडीए काफी बड़ी लैंड ओनिंग एजेंसी है, एक म्हाडा है, फिर आपकी सिडको है। तो ये तीन मेजर लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं। तो इस केस में जहां पे ओनर, मेन लैंड ओनर जो है वो स्टेट है या गवर्नमेंट है, तो वहां पे दो तरीके से प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। एक होता है फ्री होल्ड और एक होता है लीज होल्ड। अभी देख लेते हैं दोनों में क्या फर्क है। तो मान लीजिए ये एक बायर है जिसने फ्री होल्ड पे प्रॉपर्टी खरीदी। तो अब ये बायर भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक आपका इंडिविजुअल बायर हो सकता है और एक आपका सोसाइटी हो सकती है जिसे हम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं। तो ये एक 100 लोग 200 लोग मिलके अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं। तो होता क्या है, जो ये इंडिविजुअल केस होता है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो कन्वेंस डीड से होती है, कन्वेंस डीड से। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, यहां हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो होती है जहां पे आपके कंप्लीट राइट्स आ जाते हैं, आपके पास अनलिमिटेड टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी आ जाती है। वो मतलब हमेशा के लिए आपकी हो गई, तो आपके जितने भी उत्तराधिकारी होंगे उनके नाम पे ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती चली जाएगी। और दूसरा केस होता है सोसाइटी का। सोसाइटी के केस में एक तो कन्वेंस डीड होती है इंडिविजुअल्स के नाम पे और साथ ही में एक मेंबरशिप होता है, उसको हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कह देते हैं। तो ये जो सोसाइटी है इसके अंदर मेंबरशिप होती है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको ओनरशिप क्लेम करने के लिए। तो ये हो गया फ्री होल्ड की किस तरीके से, अगर मान लीजिए स्टेट अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेच रही है किसी बायर को, चाहे वो इंडिविजुअल है या सोसाइटी है, तो इन दोनों केसेस में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इंडिविजुअल के केस में मेनली कन्वेंस डीड लगती है और सोसाइटी के केस में कन्वेंस डीड और साथ में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं। तो ये मेंबरशिप हो जाती है उस सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल की, कि वो अपना क्लेम कर सके ओनरशिप। फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि स्टेट कई बार लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेचती है। अब ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर जो बायर होता है वो एक लीज डीड साइन करता है। तो इस केस के अंदर लीज डीड होती है और ये जो लीज डीड होती है ये 30 साल से लेके 999 साल तक की, कितने भी साल की हो सकती है। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड होता है वो 30 साल, 99 ईयर्स या 999 साल की स्टैंडर्ड लीज होती है। तो ये अलग अलग सिटीज में अलग अलग हो सकती है। तो अब ये जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर टाइम आ जाता है। तो आपके पास जो सारे राइट्स यहां पे हैं वो राइट्स तो होंगे लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होंगे। तो मान लीजिए अगर वो 30 साल की है तो 30 साल के बाद वो ओनरशिप वापस स्टेट को ट्रांसफर हो जाएगी और आपको खाली वो यूज करने के लिए दी जा रही है 30 साल के लिए। और साथ ही में 99 ईयर्स के लिए भी हो सकती है। और सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड जो है इसके अंदर वो 99 ईयर्स की लीज होती है। जैसे नोएडा का केस है, दिल्ली का केस है, मुंबई में भी काफी लीज होल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें एक स्टैंडर्ड 99 ईयर्स की लीज बनती है।
तो ये तो बात हो गई कि फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टीज किस तरीके से बेची जा सकती हैं, किस तरीके से ओनरशिप होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है और स्टेट या गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, और किस तरीके से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेची जाती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टीज के क्या क्या हाइलाइट्स होते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहला तो ओनरशिप किस तरीके से होती है, यह बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। फ्री होल्ड के केस में एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है लैंड के साथ साथ, तो लैंड की ओनरशिप भी आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके इंडिविजुअल नाम पे हो जाएगी वो लैंड की ओनरशिप ट्रांसफर, और अगर आप सोसाइटी के किसी फ्लैट के मेंबर हैं तो आपके ऊपर मेंबरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, और वो जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वो सोसाइटी हो जाएगी एज अ होल। उसके बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो मेन ओनर रहती है लैंड की हमेशा। आपके पास खाली एक राइट टू यूज होता है प्रॉपर्टी का। अब वो जो राइट टू यूज होता है वो 30 साल के लिए, 60 साल के लिए, 99 के लिए या 999 के लिए होता है। ये स्टैंडर्ड लीज टर्म्स होते हैं जनरली। तो राइट्स किस तरीके के होते हैं फ्री होल्ड में, जैसा अभी हमने बात की कि सारे तरीके के राइट्स हैं आपके पास। राइट टू यूज, ट्रांसफर, आप उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, उसको गिरवी रख के कोई लोन उठा सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे। लेकिन लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे आपको ये सारे राइट्स तो मिलते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, मॉर्टगेज कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बट खाली लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं। तो ये जो टाइम लिमिट है ये आ जाती है यहां पे, और जो मेन ओनरशिप है वो फिर भी स्टेट के पास ही रहेगी। जैसे ही लीज पीरियड खत्म होगा स्टेट के पास वो ओनरशिप चली जाएगी, अगर वो लीज रेन्यू नहीं होती है तो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो लोन लेना है, अगर मान लीजिए आपको किसी भी बैंक से, तो आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे काफी आसान होता है लोन लेना, उसको गिरवी रखना काफी आसान हो जाता है। लेकिन लीज होल्ड के केस में बैंक जनरली 30 साल से कम की लीज है तो जनरली करते ही नहीं है। और मान लीजिए आपका अगर लीज पीरियड खत्म होने वाला है, मान लीजिए 10 साल की ही लीज बाकी है, तो भी आपको बैंक आराम से लोन नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे जैसे लीज पीरियड खत्म होने लगता है तो बैंक जो है वो आपको लोन देने से पीछे हट जाते हैं, आपको लोन लेना आसान नहीं होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। फिर एक एनुअल चार्जेस की बात आती है। फ्री होल्ड में आपको स्टेट को या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसको एक प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है, आपका पूरा जो सिटी है उसकी मेंटेनेंस के लिए या आपके आसपास की डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। लेकिन लीज होल्ड के केस के अंदर आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होता है, ग्राउंड रेंट देना होता है, या उसे हम कई जगह पे लीज रेंट भी बोलते हैं। तो ये जो ग्राउंड रेंट होता है ये प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा होता है, आपको रेगुलरली देना होता है। जनरली हर जगह, हर सिटी के अंदर ये अलग अलग रेट होता है इसका, तो वो आप अपने सिटी के अंदर पता कर सकते हैं कि कितना रेट है। फिर दूसरा एक कॉस्ट का डिफरेंस आ जाता है। जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती हैं वो जनरली महंगी होती हैं लीज होल्ड से, चाहे वो स्टेट बेच रही हो। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी में कई बार क्या होता है कि जो लैंड ओनिंग एजेंसी है, जो स्टेट है, वो प्राइवेट बिल्डर को भी लीज पे दे सकती है, और प्राइवेट बिल्डर को क्योंकि वो लैंड सस्ते में पड़ती है तो वो फाइनली जो फ्लैट होता है उसको भी थोड़ा सा सस्ते में बेचता है। तो जनरली लीज होल्ड प्रॉपर्टीज सस्ती होती हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज से। लेकिन इसके अंदर काफी बड़ा ड्रॉबैक होता है कि जब आपको लीज रिन्यू करानी है, मान लीजिए 60 साल की लीज है या 99 साल की लीज है, तो आप तो हो सकता है उस टाइम पे ना हो, आपकी कोई भी फ्यूचर जनरेशन होगी, अगर वो लीज रिन्यू जब कराएंगे तो चार्जेस कितने होने वाले हैं वो आज आपको नहीं पता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो कई केसेस में रिन्यूअल चार्जेस जो हैं वो बहुत हाई हो सकते हैं। तो जैसा कि ये एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जो कनॉट प्लेस एक काफी पॉश एरिया है दिल्ली के अंदर, तो वहां पे अब काफी पुरानी लीजेस चल रही थी जो अब आज की डेट में खत्म हो रही हैं, 3rd या 4th जनरेशन आ गई है वहां पे, लेकिन अब उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लीज रिन्यूअल चार्जेस काफी हाई हो गए हैं, तो उनके लिए वो प्रॉपर्टी को रखना या मेंटेन करना काफी मुश्किल हो गया है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी का कि अपफ्रंट तो हो सकता है आपको काफी सस्ते में पड़ जाए, लेकिन जो आने वाली जनरेशन होंगी उनको वो काफी महंगी साबित हो सकती है प्रॉपर्टी। फिर दूसरा एप्रिसिएशन की बात आती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज जनरली ज्यादा अप्रिशिएट करती हैं लीज होल्ड के मुकाबले। लीज होल्ड का स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा अप्रिसिएशन ठीक हो, फ्री होल्ड के बराबर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे लीज टर्म खत्म होने लगती है प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरने लग जाती है। फिर फ्यूचर हम कह सकते हैं कि भाई फ्री होल्ड के केस में एकदम क्लैरिटी है कि आपकी ही वो प्रॉपर्टी है, सारे के सारे फ्यूचर जनरेशंस में वो पास होती रहेगी, आपके जो भी लीगल उत्तराधिकारी हैं उनको वो पास हो जाएगी। लेकिन
लीज होल्ड के केस में फ्यूचर अनसर्टेन है, जैसा भी हमने बात की कि लीज रिन्यूअल चार्जेस फ्यूचर में कितने होने वाले हैं ये हमें आज नहीं मालूम। तो ये तो हो गए सारे मेजर डिफरेंस लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे ख्याल से तो आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको समझाया है, मेरे ख्याल से तो जो ज़मीन लेना चाहिए आपको फ्री होल्ड लेना चाहिए, क्योंकि वो परमानेंट आपके लिए होता है, क्योंकि वो परमानेंट रजिस्ट्री मिलती है और वो उसमें चाहे आप उसके हमेशा के लिए प्रॉपर ऑनर रहते हैं, और उसकी जो ऑनरशिप होती है आपको आपकी जो फैमिली है उसको ट्रांसफर होती चली जाती है। तो बेस्ट रहेगा आपके लिए ताकि फ्री होल्ड की तरफ ही जाएँ और फ्री होल्ड